प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड्स। इसके पिछले वाले क्लास में हमने देखा था एल्किल हैलाइड्स के डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, फॉर्मेशन, रिएक्शन और कुछ नोमेनक्लेचर देखे थे। मैं आपको बताते चलूं, जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं वो बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं और मुक्त अवस्था में नहीं पाए जाते हैं। इनको हम आर्टिफिशियली रूप से तैयार करते हैं। तो जो एल्किल हैलाइड्स हैं वो इस प्रकार के होंगे। आर मतलब यहाँ पर मेथिल हो सकता है, एथिल हो सकता है, प्रोपिल हो सकता है, ब्यूटिल हो सकता है और हेलोजन की जगह क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है। यहाँ पर हमने फ्लोरीन नहीं लिया है। पिछले क्लास के वीडियो में मैंने वहां पर बताया था कि फ्लोरीन क्यों नहीं लिया जाता है। तो यदि आपने पिछले क्लास की जो वीडियो है एल्किल हैलाइड्स का फर्स्ट चैप्टर है, जिसे आपने यदि नहीं देखा है तो उसको आप जरूर देखिए। जितने भी एल्किल हैलाइड्स हैं उन एल्किल हैलाइड्स में एक जो महत्वपूर्ण कैरेक्टर होता है वो होता है पोलैरिटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं ध्रुवता। किस प्रकार से उत्पन्न होता है? जैसे हमें पता है कि प्रत्येक कंपाउंड्स के बीच जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वह इलेक्ट्रॉनों के ही आपस में साझेदारी के कारण ही उनका जो है निर्माण होता है। तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन को यदि हेलोजन अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, जो कि डिपेंड करता है उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पर, विद्युत ऋणात्मकता पर। किस प्रकार से? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होती है वह इनके बीच जो साझे का इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, जिसके कारण से कौन सा चार्ज आ जाता है? इस पर आ जाता है माइनस चार्ज, क्योंकि जो लेता है उस पर निगेटिव चार्ज होता है। तो एक प्रकार से एल्किल जो है देने का कार्य कर रहा है, तो कार्बोकैटायन के रूप में इसका फॉर्मेशन होता है, पॉजिटिव चार्ज लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या उत्पन्न हो गया? इनमें पोलैरिटी उत्पन्न हो गया। अब जब जिसके ऊपर में एक चीज और आपको मैं यहाँ पर बताते चलूं, आपने पढ़ा होगा रिएजेंट जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इलेक्ट्रोफिलिक और दूसरा होता है न्यूक्लियोफिलिक। कौन होता है रिएजेंट? जो इलेक्ट्रोफिलिक का कार्य करता है, जिसके पास, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर। तो इलेक्ट्रॉन लविंग नेचर कौन होगा? जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होगी। जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है वह न्यूक्लियोफिलिक कहलाएगा। तो इसके पास इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है इसलिए न्यूक्लियोफिलिक हो गया। इसको हम क्या लिखेंगे? न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। और ये जो होगा वह क्या होगा? इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अब यदि इस एल्किल हैलाइड का हमें रिएक्शन करवाना है तो क्या आवश्यक है कि एक ऐसा रिएजेंट आए जो इससे, इस न्यूक्लियोफिलिक की तुलना में अधिक पावरफुल हो, अधिक स्ट्रांग हो। तो वह उसको क्या करेगा? यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देगा, प्रतिस्थापित कर देगा और उसकी जगह वह आकर के जुड़ जाएगा। तो क्या आवश्यक है? जिसके पास कार्बोकैटायन को इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होगी। इसके पास इलेक्ट्रॉन अट्रैक्शन पावर है क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की इसके पास कमी है, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दे चुका है। तो ये क्या कर लेता है? जिसके पास अधिक इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेगा और एक कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेता है। तो नए जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है इनके निर्माण के लिए जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है उसका बहुत अधिक महत्व है इस एल्किल हैलाइड्स में। ये जो मैंने बताया है वो आपको आ गया होगा समझ में। ये ठीक जो है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पर ही डिपेंड कर रहा है। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के आधार पर ही हम इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारे पास जो एल्किल हैलाइड्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं? हमने पढ़ा है 3 प्रकार के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड्स। यदि हम इनमें क्रियाशीलता का या उसके जो एक्टिवनेस की बात करें तो सर्वाधिक सक्रिय होता है वो होता है टर्सरी, और इसके बाद सेकेंडरी, और सबसे कम होता है, जो सक्रिय सबसे कम है वो है प्राइमरी एल्किल। यदि हम सामान्यतः जितने भी एल्किल हैलाइड्स हैं उनकी बात करें तो एल्किल हैलाइड्स कितने प्रकार के हो सकते हैं? हेलोजन के आधार पर ही यहाँ पर क्या हो सकता है? क्लोरीन हो सकता है,
R के साथ ब्रोमीन हो सकता है, R के साथ आयोडीन हो सकता है। तो इनमें कौन सबसे ज्यादा सक्रिय होगा वह किस पर डिपेंड करता है? वह डिपेंड करता है इनके बॉन्ड एनर्जी पर। तो बॉन्ड एनर्जी किसकी अधिक है और किसकी कम है? एल्किल आयोडाइड्स की जो बॉन्ड एनर्जी होती है वह सबसे कम होती है। एल्किल क्लोराइड की यदि बात करें तो उसकी जो एनर्जी होती है वह बहुत अधिक, सबसे कम है, वह अधिक सक्रिय होगा। यहाँ पर एल्किल क्लोराइड की बॉन्ड एनर्जी अधिक है, इसलिए इसकी जो एक्टिवनेस है वह सबसे कम होगी। एल्किल आयोडाइड्स क्या होंगे? सर्वाधिक सक्रिय होंगे। तो इन चीजों को भी आप ध्यान में रखिए। जो टारगेट है हमारा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड्स को पढ़ना। तो इसमें हमने बता दिया कौन सा रिएक्शन होगा। हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ रिएक्शन, उसमें 5 प्रकार के पढ़े हैं, जिसमें आता है एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, रीअरेंजमेंट रिएक्शन और मॉलिक्यूलर रिएक्शन आते हैं। ये 5 टाइप्स होते हैं। उनमें से यहाँ पर जो रिएक्शन लागू होता है वह हैलोजन के न्यूक्लियोफिलिक प्रॉपर्टीज के कारण क्या होगा? इसका जो रिएक्शन होगा वह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ज्यादातर होगा। तो यहाँ पर भी हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की ही बात करेंगे। मैं यहाँ पर एक रिएक्शन का उदाहरण देता हूँ जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वो है एल्किल हैलाइड्स रिएक्शन करता है। हमने कहा था कि यदि इस हैलोजन की जगह, ये भी न्यूक्लियोफिलिक है क्योंकि माइनस चार्ज है इस पर, तो ये जो न्यूक्लियोफिलिक है वह स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक है इसकी तुलना में। तो यह इसको क्या कर देता है? सब्स्टिट्यूट कर देता है, प्रतिस्थापित कर देता है। और क्या हो जाएगा? यहाँ पर आर न्यूक्लियोफिलिक का फॉर्मेशन हो गया, प्लस हैलोजन क्या हो जाएगा? बाहर हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। इस रिएक्शन को समझने के लिए 2 महत्वपूर्ण मैकेनिज्म्स हैं, उसको हम किसके नाम से जानते हैं? SN1 और SN2 रिएक्शन। This is the most important reaction of chemical properties of alkyl halides, and in this chapter this is the most important reaction. इसको आपको पढ़ना है। इसके जो मैकेनिज्म्स होंगे, किस प्रकार, मैकेनिज्म्स मतलब होता है उसकी क्रिया विधि किस प्रकार की है, तो उसको हमें यहाँ पर देखना है। कौन कौन से रिएक्शन हमने बताया? SN1 और SN2, ये 2 प्रकार के जो होते हैं ये इसके मैकेनिज्म्स में है। क्रम से देखते हैं। यहां पर जो एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो है SN1 और SN2 रिएक्शन में अंतर। तो साथ साथ में वो भी पढ़ते जाएंगे और इसके मैकेनिज्म्स भी देखते जाते हैं। तो सबसे पहला है SN1 रिएक्शन। S का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, N का मतलब होता है न्यूक्लियोफिलिक और 1 का मतलब होता है यूनिमॉलिक्यूलर। इसका मतलब हुआ यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन के आधार पर जो हमने अभी इसके पहले रिएक्शन देखा उस रिएक्शन को किस प्रकार से समझाएंगे, वही बनना है जो कंपाउंड को हमने बनाया था। हमने कहा कि यह यूनिमॉलिक्यूलर है। यूनिमॉलिक्यूलर है मतलब एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन की शुरुआत होगी। एल्किल हैलाइड्स जो होता है उसका आयनाइजेशन हो जाता है। आयनाइजेशन होगा तो यह किसके रूप में आ जाएगा? कार्बन कैटायंस के रूप में, प्लस हैलोजन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या हो गया? ये हो गया इसका आयनाइजेशन। अब यह स्टेबल नहीं रहेगा। स्टेबल नहीं है मतलब शीघ्र ही दूसरे अन्य रिएजेंट्स के साथ में क्या कर लेता है? रिएक्शन कर लेगा। यहाँ पर भी शीघ्र ही रिएक्शन करेगा। R पॉजिटिव आयंस किसके साथ रिएक्शन कर लेगा? तो यहाँ पर यह आता है न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स जिसके साथ यह रिएक्शन करता है और यह बना देता है NU। क्या है? एक प्रकार से जितने भी न्यूक्लियोफिलिक होंगे, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स में जैसे यहाँ पर क्या आ सकता है? हाइड्रोक्सिल नेगेटिव चार्ज होता है, एमिनो समूह, वह हैलोजन की तुलना में क्या होंगे? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स होंगे जो इसको आसानी से क्या कर देते हैं? सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हमने देखा कि यह कितने स्टेप्स में हो रहा है? 2 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट स्टेप में आयनाइजेशन होगा। आयनाइजेशन का प्रोसेस जो होता है वह स्लो होता है। आयनाइजेशन होने के बाद
वह सर्वाधिक सक्रिय रिएजेंट्स का निर्माण करते हैं। तो ये सक्रिय हो गया। अब सक्रिय होने से वह जो रिएक्शन है वह बहुत ज्यादा तीव्र हो जाता है, उसको हम रैपिड कह सकते हैं। यदि हम यहाँ पर एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम की बात करें तो एनर्जी और रेट ऑफ रिएक्शन के बीच ग्राफ बनाएं तो वहां पर हम देखते हैं कि जो रिएक्टेंट है यहाँ पर, वह रिएक्टेंट जब सक्रिय होता है तो उसका जो एक्टिवेशन एनर्जी है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर अधिक होता है। और इसके बाद यहाँ पर फिर क्या बना, ये ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, इसको हम कह सकते हैं यस फर्स्ट। इसके बाद यहाँ पर प्रोडक्ट बनने के बाद बना, इसके बाद फिर से यह क्या होता है, जब सेकेंड में आता है तो इसका जो एनर्जी है वह क्या हो जाता है, कम हो जाता है इसकी तुलना में। तो कितनी एनर्जी कम हो गई, तो वो एनर्जी को हम उसको उसके एक्टिवेशन एनर्जी, यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है इसको, यहाँ पर जो एक्टिवेशन एनर्जी है वह क्या है, कम है। तो एक्टिवेशन एनर्जी किसकी कम है, इसकी कम है, क्योंकि ज्यादा सक्रिय हो गया है। सक्रिय है तो बहुत फास्ट होगा। अब यहाँ पर एनर्जी की बहुत कम आवश्यकता होगी और इस कारण से यह किसका निर्माण कर देगा, प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी का मान यहाँ पर अधिक है और यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी का मान क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। क्यों कम हो जाता है, उसके पीछे कारण है कि आयनाइजेशन होने के बाद वह ज्यादा सक्रिय एक्टिव हो जाते हैं, जिसके कारण से उनके एक्टिवेशन एनर्जी का मान कम हो जाता है। तो जब सेकंड ट्रांजिशन स्टेट की बात करते हैं, संक्रमण अवस्था की बात करते हैं, उसकी जो एनर्जी है वह कम हो जाता है। इस कारण से यहाँ से इस रिएक्टेंट को फर्स्ट ट्रांजिशन स्टेट को यदि प्राप्त करना है तो उसको ज्यादा एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसके कारण से यहाँ पर यह रिएक्शन जो है वह क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है, और एनर्जी की जब कम जरूरत हो तो वह क्या हो जाता है, फास्ट हो जाता है। तो ये था हमारा SN1 रिएक्शन। इसके बाद आ जाते हैं SN2 रिएक्शन। तो जो SN2 रिएक्शन है उसमें न्यूक्लियोफिलिक प्लस एल्किल हैलाइड एक साथ अभिक्रिया करते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स भाग ले रहे हैं, 2 मॉलिक्यूल्स, इसलिए हम इसको क्या कर रहे हैं, बाई मॉलिक्यूलर, 2 मॉलिक्यूल भाग ले रहे हैं, इसलिए उसका क्या नाम हो जाएगा, बाई मॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन कहलाता है। इस रिएक्शन में न्यूक्लियोफिलिक पर कौन सा चार्ज है, पार्शियल रूप से नेगेटिव चार्ज। इस प्रकार से न्यूक्लियोफिलिक के साथ जो एल्किल रेडिकल है वह बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और यहाँ पर से हेलोजन का जो बॉन्ड है वह क्या हो जाता है, डिसोसिएट होता है। इस हेलोजन की तुलना में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स है। तो यहां पर बना हमारा ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स। कौन सा कॉम्प्लेक्स बना, ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स का निर्माण हुआ। यह भी, ये जो रिएक्शन है, यह रिएक्शन क्या होता है, ये भी स्लो होता है। इसके बाद ये भी क्या हो जाता है, फास्ट होता है। इसके बाद क्या बना देगा, यहाँ से न्यूक्लियोफिलिक के साथ एल्किल जो है ऐड हो जाएगा, कंपाउंड बना, और प्लस हेलोजन क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। जब ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसके लिए भी आप यहाँ पर एनर्जी डायग्राम बना करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। रेट, और यहाँ पर हम एनर्जी की बात करें, एनर्जी इस प्रकार से बढ़ते क्रम में है। तो जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम इसका बनता है कुछ इस प्रकार से बनता है। यहाँ पर बना ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स। यह रिएक्शन जो है वह एक ही स्टेप्स में हो रहा है। ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स का एक ही बार का फॉर्मेशन हुआ है, इसलिए इसका जो कर्व बनेगा वह इस प्रकार से बनेगा। ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स प्राप्त करने के लिए एनर्जी की आवश्यकता होगी,
तो इसलिए इसका रिएक्शन जो है ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स के बनने तक स्लो होता है रिएक्शन, इसके बाद फिर क्या हो जाता है फास्ट होकर के और यहाँ पर बना देता है प्रोडक्ट। ये जो है प्रोडक्ट रिएक्टेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। तो ये था हमारा SN1 और SN2 रिएक्शन के मैकेनिज्म्स, क्रियाविधि। अब हम देख लेते हैं SN1 और SN2 रिएक्शन में क्या क्या अंतर है। तो सबसे पहला जो होगा वह इनका क्या होगा, पूरा नाम होगा। पूरा नाम क्या है इसका, जैसे यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन। दूसरा क्या होगा, आप यहाँ पर लिख सकते हो, यह यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, यूनिमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है। और यहाँ पर यह बाईमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। दूसरा क्या हो जाएगा, यह कितने स्टेप्स में होता है, 2 स्टेप्स में होता है, देखा ही हमने। और इसके कितने स्टेप्स रहते हैं, इसके सिर्फ 1 स्टेप्स रहते हैं। तीसरा, यदि हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करें, अभिक्रिया की दर की बात करें, तो यह इसकी अपेक्षा SN2 की अपेक्षा क्या हो जाता है, ये फास्ट होता है। और कारण क्या है, कारण है इसका आयनीजेशन। यहाँ पर आयनीजेशन का प्रोसेस नहीं होता है, इसके कारण से यह क्या होता है, स्लो होता है। इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह स्लो है। नंबर 4 पर हम देखते हैं, जितने भी एल्किल हैलाइड्स हैं उनमें जो उनकी एक्टिवनेस है उसका क्रम क्या होगा। तो वहां पर यदि हम SN1 रिएक्शन की बात करें तो हम क्या देखते हैं, टर्शरी एल्किल हैलाइड्स का जो एक्टिवनेस है या उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वह अधिक होगा, सेकेंडरी का उससे कम, और सबसे कम किसका होगा, प्राइमरी का। जबकि SN2 रिएक्शन में जस्ट इसका क्या होता है, अपोजिट होता है। वहाँ पर प्राइमरी का सबसे अधिक होगा, सेकेंडरी का, उसके बाद सबसे कम जो होता है वह किसका होता है, टर्शरी एल्किल हैलाइड्स का होता है। पांचवें अंतर की बात करें तो यहाँ पर रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पर रीअरेंजमेंट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होता है। नंबर 6 जो अंतर होगा वह होता है पोलर सॉल्वेंट में रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाता है, पोलर सॉल्वेंट में वेग जो है या रेट ऑफ रिएक्शन जो है वह बढ़ जाता है। बढ़ जाता है, जबकि इसके साथ ऐसा नहीं होता है। क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, घट जाता है, घटता है। नंबर 7 आप बता सकते हो इन्वर्जन। इन्वर्जन को हम हिंदी में कहते हैं प्रतिलोमन। इन्वर्जन नहीं होता और यहाँ पर इन्वर्जन होता है। ये कितने अंतर हो गए, 7 अंतर हो गए, जो कि कुछ तो मैकेनिज्म्स के आधार पर ही मिलते हैं। मैकेनिज्म्स के आधार पर हमने क्या देखा, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है, 2 स्टेप्स में होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, यहाँ पर फास्ट होता है, और यहाँ पर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी हैलाइड्स के इनके जो सक्रियता है उसका क्रम क्या होगा। तो इस प्रकार से जो अंतर है ये भी हम बता सकते हैं। इनके अलावा एल्किल हैलाइड्स के और भी केमिकल रिएक्शन हैं जो आप लोगों ने जब एल्केन पढ़ा होगा उस समय भी पढ़ा है। कहाँ पर, जब हम फॉर्मेशन रिएक्शन ऑफ एल्केन पढ़ते हैं उस समय भी हम एल्किल हैलाइड्स का उपयोग करते हैं। तो कुछ रिएक्शन उन्हीं के आधार पर देख लेते हैं। एक रिएक्शन आपको याद होगा, तो सबसे पहला जो रिएक्शन है पढ़ा होगा वहां पर वह है रिडक्शन अभिक्रिया, जिसमें एल्किल हैलाइड्स जो होता है वह किसके साथ अभिक्रिया कर लेता है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ जितने भी रिएक्शन होते हैं वो रिएक्शन को हम किसके नाम से जानते हैं, रिडक्शन रिएक्शन के नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन भाग लेते हैं
कोई भी रिडक्टेंट्स होगा, कोई भी रिडक्टेंट्स, जैसे यहाँ पर आप क्या ले सकते हो, प्लेटिनम या प्लेडियम वगैरह भी रिडक्टेंट्स के रूप में उपयोग कर सकते हो। तो यह जो एल्किल हैलाइड्स है वह क्या बना देता है, एल्केन का फॉर्मेशन करता है। एल्किल में एक हाइड्रोजन कम है तो आर के साथ क्या ऐड हो जाता है, हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन हैलाइड्स के रूप में फॉर्मेशन करता है। इसके जो एक्चुअल रिएक्शन है उसको भी यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे C2H5 फिर क्लोरीन है, एथिल क्लोराइड है, इसका रिएक्शन दो हाइड्रोजन के साथ हो जाए तो उपस्थिति से में कोई भी रिडक्टेंट्स होंगे और ये बना देता है C2H6 प्लस HCl का फॉर्मेशन करता है। तो कौन सा एल्केन बन गया, ये बन गया एथेन। एथिल क्लोराइड से एथेन, एक हाइड्रोजन कम था यहाँ पर, एक हाइड्रोजन ऐड हो गया, और एक हाइड्रोजन किसके साथ ऐड हो गया, क्लोरीन के साथ, तो HCl का फॉर्मेशन कर लिया। ये था रिडक्शन अभिक्रिया। नेक्स्ट है इसका अगला जो अभिक्रिया है वो है वोल्टेज अभिक्रिया। ये भी आप लोगों ने पढ़ा है, जिसमें हम एल्किल हैलाइड्स का सोडियम के साथ अभिक्रिया करवा देते हैं। कितने एल्किल हैलाइड्स भाग ले लेते हैं, वहां पर भी 2 एल्किल हैलाइड्स भाग लेते हैं, 2 सोडियम के साथ रिएक्शन करते हैं और क्या बना देते हैं, 2 एल्किल आपस में ऐड हो जाएंगे, तब भी किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस Na और हेलोजन के साथ है। कितने सोडियम भाग ले रहे हैं, 2 सोडियम है, 2 हेलोजन है, तो 2NX का फॉर्मेशन होता है। इसका एक्चुअल एग्जांपल भी आप दे सकते हो, या दूसरा रिएक्शन था, इसका जो एक्चुअल एग्जांपल होगा CH3 मेथिल क्लोराइड ले लें, प्लस कितने मेथिल क्लोराइड ले लें, 2 मेथिल क्लोराइड ले लें, 2 सोडियम के साथ अभिक्रिया करवा दें, तो ये बन जाएगा 2 मेथिल ऐड हो गए, क्या बना, कौन सा कंपाउंड है, CH3 C2H6, क्या बना, एथेन बन गया, 2NaCl। इसके बारे में सभी को पता है, सोडियम क्लोराइड, इसको हम नमक का फॉर्मूला के रूप में हम जानते हैं। इसके अलावा और भी रिएक्शन है जो आप वहां से इंक्लूड कर सकते हो। समय कम रहने के कारण मैं यहाँ पर कम ही रिएक्शंस को लेकर के बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको याद दिलाते चलो, जहाँ पर आपने पढ़ा होगा कोरे हाउस रिएक्शन, फ्रैंकलैंड रिएक्शन पढ़ा है, तो ये भी रिएक्शन को आप इसमें शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा जो हमारा रिएक्शन है वो है हफमैन रिएक्शन। क्या होगा इसमें भाग लेता है एल्किल हैलाइड्स का रिएक्शन हम करवा देते हैं किसके साथ में, बहुत सिंपल रिएक्शन है, ध्यान से देखिए। इसका रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ। अमोनिया को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, अमोनिया का फार्मूला होता है NH3, तो NH3 को ही हम HNH2 के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए क्योंकि एक एल्किल के द्वारा एक हाइड्रोजन रिप्लेस होने वाला है। ये बना देता है C2H5NH2, और क्या बच गया, ब्रोमीन और हाइड्रोजन अलग हो गए, HBr का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर बना हमारा एथिल एमीन। इस एथिल एमीन का अभिक्रिया फिर से आप किसके साथ करवा दें, एल्किल हैलाइड के साथ में, C2H5NH2 का रिएक्शन C2H5Br के साथ करवा दें एल्किल हैलाइड से, तो ये बना देता है कितने C2H5 है, एक यहाँ एक यहाँ है, C2H5 का क्या हो जाएगा, होल ट्वाइस, और किसको रिप्लेस करके ऐड हो रहा है C2H5, एक हाइड्रोजन को, वो हाइड्रोजन किसके साथ अलग हो जाएगा, ब्रोमीन के साथ, तो यहाँ पर बच जाएगा NH प्लस HBr। यह जो यौगिक बना वह बना सेकेंडरी एमीन, ये था प्राइमरी एमीन और ये है सेकेंडरी एमीन, इसका नाम है डाई एथिल एमीन। इस डाई एथिल एमीन का अभिक्रिया फिर किसके साथ करवा दें, एल्किल हैलाइड्स के साथ में, ये बन जाता है, अब कितने एथिल एल्किल हो गए, यहाँ 3 हो गए, C2H5 का होल थ्राइस, यहाँ पर बचा सिर्फ N, और ये हाइड्रोजन किसके साथ अलग हो जाएगा, ब्रोमीन के साथ में, HBr का फॉर्मेशन करके। इसके बाद एक बार और रिएक्शन होता है C2H5 का, ये है टर्शरी एमीन। टर्शरी एमीन का रिएक्शन जो होगा वह
एल्किल हैलाइड के साथ होता है और यह बना देता है C2H5। अब कितने हो गए, 3 थे और एक 4 हो गया। नाइट्रोजन है, यहाँ पर हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है इसका रिमूवल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ब्रोमीन के साथ जो हाइड्रोजन अलग हो रहा था वो हाइड्रोजन यहाँ पर नहीं है, तो वो एडिशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। इस एडिशन प्रोडक्ट में एक प्रकार से यहाँ पर क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो गया। एन पर कौन सा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। कैटायंस के रूप में ही इनका फॉर्मेशन होता है। और ब्रोमीन पर कौन सा चार्ज होता है, निगेटिव आयंस। तो ये कहलाता है क्वार्टरी एमीन कहलाता है। ये था प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी और ये क्वार्टरी एमीन। तो पूरा नाम क्या हो जाएगा, टेट्रा एथिल अमोनियम ब्रोमाइड्स। एक रिएक्शन देख लेते हैं जिसमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स का फॉर्मेशन होता है। बहुत सिंपल रिएक्शन है। एल्किल हैलाइड्स का अभिक्रिया मेटल्स के साथ होता है, किसकी उपस्थिति में, शुष्क ईथर की उपस्थिति में, और ये बना देता है RMgX। मैं सिंपल रिएक्शन ही बता रहा हूँ जो आपको इजी लग सकते हैं, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, रिएक्शन सरल है। नेक्स्ट अभिक्रिया आ जाता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, वह कहलाता है डिहाइड्रोजिनेशन। एल्किल हैलाइड से यदि हाइड्रोजन अलग हो रहा है तो उस रिएक्शन को ही हम क्या कहते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इसमें जो क्वेश्चन बनता है वह बनता है E1 रिएक्शन और E2 रिएक्शन क्या होता है, क्योंकि जो डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन है उसको हम किसके आधार पर समझाते हैं, E1 और E2 मैकेनिज्म्स के आधार पर। तो देख लेते हैं, ये भी रिएक्शन सिंपल रिएक्शन है। एल्किल हैलाइड्स में हमने ले लिया यहाँ पर CH3 CH CH3 ब्रोमीन है। इसका रिएक्शन किसके साथ करवाना है, डिहाइड्रोजिनेशन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ में। तो जो कंपाउंड बनेगा वह होगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये बन गया प्रोपीन, प्लस क्या बन जाएगा, पोटेशियम और ब्रोमीन KBr का फॉर्मेशन करेगा, प्लस क्या बच जाएगा, OH है और हाइड्रोजन अलग हुआ तो ये क्या बना देगा, H2O का फॉर्मेशन करेगा। इसके जो मैकेनिज्म्स हैं उसको यहाँ पर समझना जरूरी है, ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आ जाते हैं, सबसे पहले देखते हैं मैकेनिज्म्स किसका, E1 रिएक्शन का। इस रिएक्शन का E1 मैकेनिज्म्स, E का तात्पर्य होता है एलिमिनेशन और 1 का यूनिमॉलिक्यूलर। हमने पहले ही बताया है कि टाइप्स ऑफ 5 रिएक्शन में एक टाइप्स आता है एलिमिनेशन रिएक्शन भी। उस एलिमिनेशन में यहाँ पर हमने क्या देखा, ब्रोमीन भी अलग हो रहा है और यहाँ पर से हाइड्रोजन, यहाँ पर सब्स्टिट्यूट नहीं हो रहा है, सब्स्टिट्यूट होने से दूसरा मॉलिक्यूल्स आकर के इनके प्रतिस्थापित करके ऐड हो जाता है, लेकिन यहाँ से सीधे सीधे क्या हो जा रहा है, विलुप्त हो जा रहा है, एलिमिनेट हो जा रहा है, गायब हो जा रहा है। तो गायब हो जाने के कारण ही इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले तो जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो भाग ले रहा है उसका आयनीकरण होता है। आयनीकरण होगा तो पोटेशियम पॉजिटिव चार्ज प्लस हाइड्रोक्सिल नेगेटिव चार्ज होगा। यहाँ पर जो भाग लेगा वो हाइड्रोक्सिल समूह भाग लेगा। E1 रिएक्शन में क्या लिया, CH3 CH, यही कंपाउंड लिया था हमने, इसका नाम है प्रोपिल ब्रोमाइड्स। यह प्रोपिल ब्रोमाइड्स किसके साथ रिएक्शन करेगा, अच्छा 1 कह रहा है मतलब यूनिमॉलिक्यूलर है, तो इसमें एक ही मॉलिक्यूल्स जो है भाग लेता है। इसका क्या होता है, जैसे SN1 रिएक्शन में हो रहा था, क्या हो रहा था SN1 रिएक्शन में, वहां पर एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन की शुरुआत हो रही थी, यहाँ पर भी एक मॉलिक्यूल से रिएक्शन की शुरुआत होती है और क्या होगा, आयनाइजेशन होगा। आयनाइजेशन होने पर बना देगा CH3 CH2 CH2 और यहाँ पर देखिए, देख रहे होंगे 2 हाइड्रोजन के साथ एक बॉन्ड की कमी है, इसलिए यहाँ पर कौन सा चार्ज लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ब्रोमीन अलग हो गया है, नेगेटिव चार्ज।
ये जो रिएक्शन आयनाइजेशन का जैसे SN1 में हो रहा था, स्लो हो रहा था, यहाँ पर भी स्लो होगा। यहाँ पर जो कंपाउंड बना वह कार्ब कैटायंस का फॉर्मेशन हो गया। यह कार्ब कैटायंस जो है किसके साथ भाग ले लेता है, यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक के साथ, न्यूक्लियोफिलिक हाइड्रोक्सिल समूह है CH3 CH2 कार्ब कैटायंस है, प्लस भाग लेता है हाइड्रोक्सिल समूह के साथ में, माइनस चार्ज है और ये बना देगा। अब ये हाइड्रोक्सिल समूह एक हाइड्रोजन को अपने साथ क्या कर लेता है, उसको अट्रैक्ट कर लेता है और ये बना देगा CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 का फॉर्मेशन करता है, प्लस H2O का फॉर्मेशन करेगा। ये ब्रोमीन और ये पोटेशियम KBr का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ भी क्या हो जाएगा, ये फास्ट हो जाएगा रिएक्शन। जिस प्रकार से SN1 था उसी प्रकार से E1 भी है, 2 स्टेप्स में हो रहा है। यहाँ पर देख लेते हैं। इसके बाद E2 रिएक्शन, यह बायोमोलिकुलर्स कहलाता है, जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह भी भाग लेता है, साथ में जो प्रोपिल ब्रोमाइड है वो भी भाग लेगा, CH3 CH2 CH2 Br। यह रिएक्शन भी स्लो होगा। ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा, जिसमें यहाँ पर हाइड्रोक्सिल समूह ऐड होगा और CH3 CH2 ब्रोमीन यहाँ से अलग होगा। ब्रोमीन पर माइनस चार्ज, यहाँ पर भी माइनस चार्ज है। इसके बाद इस ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स का डिसोसिएशन हो जाता है, जहाँ पर ये जो बॉन्ड टूट रहा है ब्रोमीन अलग हो जाएगा और H2O भी यहाँ से अलग हो जाता है। एक हाइड्रोजन को अपने साथ अट्रैक्ट कर लेता है, तो क्या क्या बना देगा, H2O अलग हो गया, प्लस क्या बच जाएगा यहाँ पर CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 और प्लस ब्रोमीन भी अलग हो गया। तो इस रिएक्शन में भी हम क्या देख रहे हैं कि जैसे रिएक्शन किसका हो रहा था, SN2 का हो रहा था, एक स्टेप्स में हो रहा था और ट्रांजिशन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो रहा था, वैसे ही किसका फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर E2 का भी हो रहा है। तो ये था हमारा E1 और E2 रिएक्शन मैकेनिज्म्स, किसका, डिहाइड्रोजिनेशन का। आप लोगों ने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से घर में रह कर के पढ़ाई कर रहे होंगे और साथ में लॉकडाउन का भी पालन कर रहे होंगे। आप एग्ज़ाम की तैयारी किस प्रकार से कर रहे हैं, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत कड़ी मेहनत कर रहे होंगे और साथ में सभी सब्जेक्ट के लिए आप अलग अलग टाइम दे रहे होंगे। सिर्फ एक ही सब्जेक्ट को टाइम नहीं देना है, सबको समय देना है। आप टाइम टेबल बना करके और घर में अच्छे से पढ़ाई कीजिए। जो सब्जेक्ट आपको टफ लगता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा समय दीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, जो नहीं पढ़ पा रहे हैं वो भी इस वीडियो के माध्यम से और पढ़ सकें।